Hey everyone, welcome to Adbhuth Batch. My dear class 9 students, hope you all are fit and fine. This is Palak Rakhyani, your English educator, and as you all can see in this video, we are going to begin a brand new chapter, that is the Sound of Music. हमारी जो books हैं बी हाई उसका नया chapter Sound of Music का part 1 हम begin करेंगे. As you all know, ये जो particular आपका lesson है ये दो parts में divided है. साउंड ऑफ म्यूजिक एज यू कैन रिलेट कि दो म्यूजिशियंस के ऊपर ये बहुत ही बढ़िया और इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं. सो इन द पार्ट 1 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट. यानी पहला जो पार्ट है वो एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन एवलिन ग्लीनी के ऊपर है, जिनका फेस आप देख सकते हैं. इनकी स्टोरी बिलीव मी बहुत इंस्पायरिंग है, जो कि हम सबको ही बहुत प्रेरणा देंगी. तो पूरे मैं इस वीडियो में आपको हर एक पैराग्राफ की लाइन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा. चलिए तो शुरुआत करते हैं लेसन की, लेकिन उससे पहले यू ऑल नो व्हाट वी हैव टुडे. आज हमको जो है देखना है हमारा नया वर्ड ऑफ द डे. नया सेशन तो नया वर्ड ऑफ द डे. सो आज का वर्ड ऑफ द डे काफी इंटरेस्टिंग है. ये वर्ड हम अपनी लाइफ स्टाइल में यूज कर सकते हैं. आपको पता है पलक मैम ऐसे ही वर्ड्स देती हैं which you can use frequently. आप कोशिश करके अपने वो रोजमर्रा वाले और थके हारे वर्ड्स की जगह इन वर्ड्स को यूज करें, जिससे आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी काफी इंप्रूव होगी. राइट, सो टुडेज वर्ड ऑफ द डे इज, पहले मैं लिखूंगी है ना, फिर इसे पढ़ो. ठीक है, व्हाट इज द वर्ड? द वर्ड इज टॉप्सी टर्वी. यस, बिल्कुल सही पढ़ पा रहे हो आप इसे. क्या है ये शब्द? टॉप्सी टर्वी. अब बहुत ही अलग सा शब्द है ये. राइट, टॉप्सी टर्वी का मीनिंग क्या होता है? देखो, टॉप्सी टर्वी हम तब यूज करते हैं जब हमारे साथ लाइफ में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, यानी अस्त व्यस्त. फॉर एग्जाम्पल, आपका जो टेबल है, यानी आप जिस यहाँ पे स्टडी टेबल है, पढ़ाई करते हो, तो कभी कभार बुक्स वहाँ कितनी बिखर जाती हैं, है ना. हम जैसे ही जमाते हैं कुछ ही दिन होते हैं सब कुछ बिखर जाता है. चाहे हमारा कबर्ड हो या हमारी लाइफ हो, है ना, सब कुछ कभी कभार ऐसा होता है ना, ऊपर नीचे हो जाता है जीवन में, यानी अपसाइड डाउन. दुनिया बिल्कुल ही ऐसा लगता है उल्टी हो गई हो. दुनिया उल्टी का मतलब क्या है कि सब कुछ जो है ना काम बिगड़ जाता है, कभी कोई है ना सब कुछ होश पोश हो जाता है. राइट, सो टॉप्सी टर्वी का मीनिंग होता है when things go upside down, यानी सब कुछ बिगड़ जाता है. या फिर आप हिंदी में इसका मीनिंग लिख सकते हैं अस्त व्यस्त हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना, या फिर जो है बिगड़ जाना, है ना, बिगड़ना. यानी सब कुछ ऐसा होता है ना ऊपर नीचे तबाह टाइप का हो जाता है. तब इतना आप भारी वर्ड भी नहीं है ये कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन कुछ भी ऐसा बिखर जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है. तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? टॉप्सी टर्वी. उम्मीद करती हूँ आपको इसका प्रोनाउंसिएशन समझ आया होगा. तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे किसी सेंटेंस में यूज करते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन I saw that my study table has turned topsy turvy. यानी मेरा जो है स्टडी टेबल पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है, सब कुछ बिखर चुका है. राइट, सो इसी तरह से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं. एंड कोशिश करेंगे हम कभी भी अपने लेसन में ऐसा कोई स्थिति आए जब चीजें बिगड़ जाएं तो हम इस वर्ड का यूज करेंगे. सो यू कैन नोट इट डाउन, द न्यू वर्ड ऑफ द डे, दैट इज टॉप्सी टर्वी. ऑलराइट, तो शुरुआत हो चुकी है हमारी. अब लेट्स फाइनली बिगिन विथ द लेसन. So you all know lesson is about Evelyn Glennie. Now किसी को भी ये ध्यान गया कि मैम ये जो हेडिंग लिखी थी यहाँ पे, Evelyn Glennie hears music, यानी listens to music without hearing it. देखो, वो म्यूजिक को सुनती हैं बिना सुने. ये कैसी बात हो गई मैम? म्यूजिक तो कानों से ही सुनते हैं, बिना सुने कोई म्यूजिक को कैसे सुन सकता है? तो यही इनकी कहानी है. एंड यहाँ पे मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ. एवलिन ग्लीनी के साथ क्या होता है कि छोटी उम्र में ही इनका जो है हियरिंग लॉस होने लगता है, यानी सुनने की क्षमता इनकी कम होते होते बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है. ऐसा नहीं है कि वो पैदा उसके साथ हुई हैं. जब वो पैदा थी, जब वो थोड़ी बड़ी हुई, तब तक उनकी हियरिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से एक एज के बाद, है ना, छोटी ही एज में जो है उनकी हियरिंग चली गई, यानी हियरिंग लॉस हो गया, उनको वो सुन नहीं पाती थी. बट स्टिल आप अगर आज समझ रहे हो कि ये लेसन पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कौन सा मोटिवेशनल काम किया है, इतना प्रेरणात्मक काम किया है कि आज पूरा विश्व उन्हें पहचानता है एज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट म्यूजिशियन. ऑलराइट, तो इस तरह से हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं. सो बिफोर यू रीड, यानी आपको कहा है कि यार कहानी पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लो.
सो हियर आर दी लाइन्स। जब मैं लाइन पढ़ूं सबको ध्यान देना है। सभी क्लास 9 स्टूडेंट्स को पता है पलक मैम क्या कहती हैं कि मुझे ध्यान से सुनना, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, उच्चारण पे। ऑलराइट। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. यानी आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा दिख रहे हैं, ये किसी के कहे हुए शब्द हैं। यहां वो कह रहे हैं कि हो सकता है भगवान ने भले ही उनका हियरिंग यानी उनकी सुनने की क्षमता, हर कौन है यहाँ पे, हर से एवेलिन ग्लीनी के लिए कहा गया है, राइट, क्योंकि उनके ऊपर ये स्टोरी है। तो एवेलिन के लिए कहा गया है कि भले ही भगवान ने जो है उनकी सुनने की क्षमता ले ली हो, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि अगर किसी से कुछ भी लिया जाता है ना तो उनके पास और एक अलग स्पेशल क्वालिटी दे दी जाती है। आपने भी अपनी लाइफ में कभी ऐसे फिजिकली डिसेबल लोगों को देखा हो या कोई स्पेशल एबिलिटीज हो, स्पेशल चिल्ड्रन हो, तो हमें लगता है यार इनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, अच्छा इनको दिखता नहीं है, सुनता नहीं, लेकिन आपको पता नहीं है दे आर वे मोर टैलेंटेड देन दैट। यानी हम जितना देख सकते हैं उनसे ज्यादा वो टैलेंटेड है, उनके पास इतनी क्षमताएं हैं, एक पावर जैसी मिल जाती है उनको, राइट। तो कुछ लिया जाता है तो उनको वापस कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी औरों से अलग दे दिया जाता है। What we hear she feels, यानी जो आम जनता, इतनी हजारों करोड़ों की जनता जो सुनती है, यानी अभी जो आप सुन रहे हो, वो फील करती है, क्योंकि अब वो सुन नहीं पाती पर वो उसे महसूस करती है। Far more deeply than any of us, यानी जितना हम सुन के नहीं समझ पाते हैं उतना वो महसूस करके, मतलब हमसे कई गुना ज्यादा वो उसे महसूस कर पाती हैं। That is why she expresses music so beautifully। और तभी देखो किसी का नजरिया अलग होता है ना, जैसे, तो उनका तरीका अलग था, इसलिए जो है वो संगीत को, म्यूजिक को और सुंदर तरीके से जो है प्रेजेंट कर पाती हैं और उसे एक्सप्रेस कर पाती हैं, राइट। तो आई होप आपको ये बात समझ आई है। तो हम फटाफट से हिंदी का जो है अनुवाद देख लेते हैं। ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति भले ही वापस ले ली हो, किंतु उसने उसे कुछ विलक्षण वस्तु अवश्य दे दी है, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो हम सुनते हैं वो अनुभव करती है, हमसे किसी से भी अधिक गहराई से, राइट, हम में से ज्यादा गहराई से वो अनुभव कर पाती हैं। इसी कारण से वह संगीत को इतनी सुंदरता से व्यक्त करती हैं। तो शुरुआत में ही समझ आ रहा है कि बहुत टैलेंटेड रही हैं ये और इन्होंने बहुत ही अलग काम किया है अपनी इस डिसेबिलिटी के होने के बावजूद। So, read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life story a success। तो आज हम किन की कहानी पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे account of a person, यानी एक ऐसे इंसान की कहानी who fought। fought word किसका past tense होता है? ये होता है fight का past tense, ठीक है। तो ऐसा इंसान जो लड़ा, किसके अगेंस्ट लड़ा, किसके खिलाफ? अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी यानी क्या होती है? शारीरिक असमर्था, यानी अगर जैसे किसी को दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं पाता है, तो उस फिजिकल डिसेबिलिटी से वो लड़ी एंड कैसे उन्होंने अपनी जीवन को जो है सक्सेसफुल बनाया। ओके, all right, so now let's finally begin, and as you all know I want you all to keep your books with you every time so that मैं यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग बताती हूँ तो वो आप जरूर नोट डाउन करें। So number 1 पैराग्राफ से हम आते हैं, बिगिन करते हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was never yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। तो अब कैसे कहानी शुरू होती है? रश आवर। रश आवर का मतलब पता होता है ना, देखो हर शहर में हर जगह पे एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे बहुत भीड़ लगी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सुबह का टाइम ले लो, अराउंड 9 AM या 10 AM, तो यूजुअली लोगों के ऑफिस का टाइम ही होता है। तो जब आप रोड पे जाओगे ना बहुत भीड़ लगती है वहाँ पे, तो इसे रश आवर कहते हैं, पीक आवर्स होते हैं जैसे। और शाम में 6 या 7 बजे मान लो तो लोग ऑफिस से छूटते हैं, वो पीक आवर्स होते हैं, वहाँ के रश आवर्स होते हैं। तो कहते हैं रश आवर था। क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन। जॉसल का बेसिकली मतलब क्या होता है कि लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन आपने देखा होगा ना, काफी जगहों पे अंडरग्राउंड ट्रेन रहती है, यानी जो आपका ग्राउंड लेवल है उससे नीचे। तो उस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा भीड़ थी और जॉसल फॉर पोजीशन। जॉसल फॉर पोजीशन सबको पता है, सब आपने अगर कभी मेट्रो वगैरह में देखा हो या लोकल ट्रेन्स होती हैं दिल्ली मुंबई की, तो आपको देखने में समझ आता है वहाँ पे लोग भीड़ भड़क एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं। जॉसल यानी धक्का मुक्की करना। क्यों? ताकि हर कोई चाहता है कि उनको काम पे जल्दी पहुंचना है तो हम पहले चढ़ जाएं, राइट। तो पहले चढ़ने के चक्कर में सब एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हैं,
ठीक है, अब कौन आता है कहानी में? अ स्लाइट गर्ल। यहाँ पे स्लाइट वर्ड से मतलब है थिन, पतली सी एंड छोटी सी, स्वीट सी, जैसे लड़की नहीं होती है। तो अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि वो एक्चुअल में उसकी उम्र कितनी है? 17 साल, है ना। एक्चुअल में शी 17 ईयर्स ओल्ड बट लुकिंग यंगर। लुकिंग यंगर का मतलब क्या है? लेकिन वो 17 साल की भी नहीं दिख रही थी। वो और होता है ना कुछ लोग जो अपनी एज से बहुत छोटे दिखते हैं, ऑल्दो शी वाज 17 ईयर्स ओल्ड, लेकिन वो अपनी उम्र से काफी छोटी लग रही थी क्योंकि वो स्मॉल और थिन और बहुत ही छोटू सी क्यूट सी होता है ना, तो ऐसी दिख रही थी। नाउ was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। तो यहाँ कहा है वो लड़की जो खड़ी थी वहां वेट करी थी, she was nervous। एक जगह तो वो थोड़ी नर्वस थी, थोड़ी घबराई हुई थी, पर एक्साइटेड भी थी। क्यों? क्योंकि वो क्या फील कर पा रही थी? ट्रेन की वाइब्रेशंस। अप्रोचिंग ट्रेन यानी आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशन। तो आप अगर ऑलमोस्ट अगर कभी सबने ट्रेन से कभी ना कभी ट्रैवल किया होगा, राइट, तो आपने देखा होगा जब आप खड़े रहते हो तो जब ट्रेन आ रही होती है आपको आवाज तो आती है सायरन की, साथ ही साथ थोड़ा सा आप जब प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हो ना, हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है ना, ऐसे हल्का सा हिलता हुआ फील होता है। एंड तभी जो है आपके पेरेंट्स यूजुअली कहते हैं कि वो जगह से थोड़ा पीछे आ जाओ, है ना, ट्रेन आ रही है। ये क्या होता है, उसकी स्पीड और उसकी वाइब्रेशन से ना आपको पुश करती है अपनी तरफ। तो अब वो यहाँ पे वाइब्रेशन फील कर पा रही थी। अच्छा, अब सवाल होगा मैम ट्रेन की वाइब्रेशन से वो नर्वस और एक्साइटेड क्यों थी? तो यहाँ पे ट्रेन के वाइब्रेशन से वो एक्चुअली एक्साइटेड नहीं थी। वो एक्साइटेड और नर्वस क्यों थी हम आगे देखेंगे। उससे पहले अनुवाद देख लेते हैं। बढ़िया स्थान प्राप्त करने के लिए यानी एक अपनी पोजीशन लेने के लिए जो है व्यस्त समय की भीड़ भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की कर रही थी। जॉसल का मतलब क्या होता है? धक्का मुक्की करना। एक छोटी वह दुबली लड़की, पतली सी, जो अपनी आयु 17 वर्ष से भी छोटी प्रतीत हो रही थी, अधीर किंतु उत्तेजित थी क्योंकि वह समीप आती रेलगाड़ी के स्पंदन को अनुभव कर रही थी। ठीक है, यहाँ कहा है लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ अप्रोचिंग ट्रेन को लेकर एक्साइटेड नहीं थी। रीजन ये है, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। तो वो क्यों घबरा रही थी? अब समझ आया। एक्चुअली में उसका पहला दिन था कहाँ पे? प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस यानी बहुत ही प्रतिष्ठित। आपने अगर सुना हो, ये म्यूजिक अकेडमी है, रॉयल म्यूजिक अकेडमी, जो कि लंदन में है, लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेमस। और यहाँ पे बहुत ही जो है ना दिग्गज हम कह सकते हैं, बड़े बड़े म्यूजिशियंस जो है सिखाते हैं, बहुत बड़ी अकेडमी मानी जाती है, राइट। तो क्योंकि वहां पे जाने का उसका पहला दिन था। एंड दूसरी बात क्या हो गई? एंड डॉन्टिंग। यहाँ पे डॉन्टिंग वर्ड का मतलब होता है अफ्रेड, डरा हुआ, है ना, एक फ्राइटनिंग सी चीज है। डॉन्टिंग इनफ यानी वो बात इतनी डराने जैसी थी, किसके लिए? फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। यानी कोई भी टीनेजर हो। टीनेजर कौन होते हैं? जो अपनी टीन्स में होते हैं। जैसे आप, टीनेज कब से स्टार्ट होती है? 13 से। कब एंड होती है? 19, है ना। तो टीनेजर बहुत बड़ी एज नहीं है ना, मिडिल एज है। तो फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। अब स्कॉटिश फार्म बेसिकली क्या होता है? स्कॉटलैंड है ना, तो स्कॉटलैंड में स्कॉटिश फार्म इन द सेंस जिस जगह से एवलिन आती है वो थोड़ी रूरल टाइप की जगह है। फार्म यानी खेती वगैरह जहाँ पे ना, तो एक छोटे एरिया से वो आई है। एंड टॉकिंग अबाउट लंदन, तो लंदन थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है, वहाँ पे बहुत सारी सिटीज हैं, राइट, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। तो इस पूरी बात का सार क्या हुआ मैं बताती हूँ। तो आपने जैसे देखा ना वो पीछे ट्रेन में क्यों घबराई हुई थी? क्योंकि आज उनका पहला दिन था रॉयल म्यूजिक अकेडमी इन लंदन में, वहां पे उनको जाना था। एंड ये बात यार किसी भी टीनेजर के लिए, मान लो आप 17 साल के हो, आपके लिए कितनी वो बात हो जाएगी कि अरे मुझे यहाँ पे जाना है। तो वो थोड़ी डरी घबराई हुई थी, नई जगह पे आई हैं और स्कॉटलैंड के छोटे से खेत से वो आई हैं, राइट, खेत मतलब उसके पास ही वो रहती होंगी, तो इसलिए उनके लिए थोड़ी घबराहट की बात थी। तो पीछे वो ट्रेन में चढ़ने से पहले तभी वो थोड़ी नर्वस थी एंड थोड़ी एक्साइटेड भी थी। ओके, but this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf। तो आपको लग रहा है कि यही चैलेंज था उसके लिए कि वो रॉयल म्यूजिक अकेडमी जा रही थी? नहीं, ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्पायरिंग? एस्पायरिंग यानी बनने वाली, यानी एस्पायरिंग बहुत बड़ी म्यूजिशियन ये बाद में बनेंगी। एस्पायर करना यानी आप किसी चीज की तरफ, लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। तो एस्पायरिंग म्यूजिशियन, इससे भी बड़ा चैलेंज उन्होंने फेस किया था। वो कौन सा चैलेंज था? She was profoundly deaf। यहाँ पे profoundly वर्ड का मतलब होता है absolutely, यानी पूरी तरह से,
डेफ का मतलब क्या होता है, वो बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी पूरी तरह से, थोड़ी बहुत भी नहीं, पूरी तरह से डेफ थी। सो कितनी अलग बात है यार, म्यूजिक जब नाम सुनते हैं तो कान याद आता है ना, कि म्यूजिक आप कानों से सुनते हो, एंड इनके यहाँ तो केस अलग ही था, शी वॉज एब्सोल्युटली डेफ। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी ये कि वो डेफ थी, एंड देन टू शी वॉज गोइंग इन टू दिस वेरी बिग अकेडमी, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है पूरी कहानी, इनकी अनुवाद देख लेते हैं। प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में यह उसका प्रथम दिन था, और स्कॉटलैंड के फार्म से आई किसी नई किशोरी इन द सेंस टीनेजर के लिए पर्याप्त डराने वाली भी थी ये बात। किंतु इस आकांक्षी संगीतकार के सामने तो औरों से बड़ी चुनौती थी, यानी वो पूर्णतः बहरी थी, राइट, शी वॉज कंप्लीटली डेफ। नेक्स्ट सेज Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. तो अब इस पैराग्राफ में क्या होता है, अब आपको ये लग रहा है मैम उनकी हियरिंग गई कैसे, क्योंकि आपने कहा बचपन से तो नहीं थी, पैदा होता ही तो नहीं थी, बाद में हुई। सो हुआ क्या, यही बताया गया है, एवलिन ग्लीनी की लॉस ऑफ हियरिंग यानी जो उनकी सुनने की शक्ति कम कैसे गई, इट हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं चली गई, राइट। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। ओके, छोटे छोटे वर्ड्स के जो मैं मीनिंग लिखती जाती हूँ, आप भी जो अपनी बुक में लिखते जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर ओपनिंग योर बुक्स सो यू आर अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स। ओके, हर मदर रिमेंबर्स, अब यहाँ एक बात बताई जा रही है, उनकी मम्मी को एक बात जो है उन्होंने नोटिस की थी, कब, जब एवलिन 8 साल की थी, ठीक है, व्हेन शी वाज 8 years old, मतलब छोटी सी बच्ची थी, 3rd या 4th स्टैंडर्ड में होंगी वो, ठीक है। तो जब वो 8 साल की थी तो उनकी मम्मी ने ये नोटिस किया था कि जब एवलिन इंतजार कर रही थी पियानो प्ले करने के लिए, यानी पियानो रखा होगा एंड वो वेट कर रही थी कि उनकी टर्न आए, उनको पेरेंट्स बुलाएं एंड वो सुने, वो पियानो प्ले करें, राइट। सो दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। यहाँ पे उनकी मम्मी कौन है, इजाबेल ग्लीनी, इजाबेल ग्लीनी उनकी माताजी का नाम है। वो कहती हैं दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, यानी एवलिन को बुलाया गया, आवाज लगाएगी जब उसकी टर्न आ गई थी पियानो बजाने की, लेकिन वो हिली तक नहीं। यार आपका नाम कहीं लिया जाता है तो हल्का सा आप इधर उधर मूव करते हो ना, देखते हो, मतलब इवन आपका नाम कभी नहीं भी लिया जाता बट आपको ऐसे सुनाई देता है, अरे मेरा नाम लिया क्या किसी ने, तो आप मूव करते हो, आप इधर उधर देखते हो। बट बता रहे थे कि जब वो बुला रहे थे एवलिन को तो वो बिल्कुल ही ना हिली डुली। सो आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, तो फिर उनकी मम्मी को ये एहसास हुआ कि शायद उसने ये नहीं सुना, उसको सुनाई ही नहीं दिया या नहीं सुना, राइट। किसने कहा, उसकी मम्मी ने, इजाबेल ग्लीनी ने। तो अनुवाद देखते हैं। एवलिन ग्लीनी की श्रवण शक्ति का धीरे धीरे जो है उसका लॉस होने लगा। उसकी माँ को स्मरण होता था कि उसने देखा था कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या लगी उनके, जब वो 8 वर्ष की थी तो एवलिन पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने उसका नाम पुकारा किंतु वह हिली तक नहीं। सो मैंने अचानक अनुभव किया कि उसे सुनाई नहीं दिया था। ये किसने कहा, इजाबेल ग्लीनी ने कहा। सो फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब होता है ना कभी कभार बच्चे छोटे होते हैं, अब बोलोगे मैम उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया, तो देखो आपने ऑब्जर्व किया आपके घर में आप बच्चे हों, कभी छोटे 8 साल के 5 साल के, तो कभी कभार वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, तो हमें तो ध्यान नहीं देते हैं, होता है ना, बच्चा है शायद नहीं सुना होगा। तो ऐसे उसकी मम्मी ने भी नजरअंदाज कर दिया। और एवलिन ने क्या किया, क्योंकि देखो एवलिन खुद नहीं सुनाई दे रहा था उसे, पहले सुनाई देता था अब नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उस बच्ची को भी समझ आ रहा था कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन काफी टाइम तक, फॉर क्वाइट अ वाइल यानी काफी समय तक, एवलिन मैनेज्ड टू कंसील। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसील, टू हाइड, यानी वो कोशिश कर रही थी इस चीज को छुपाने की कि कैसे वो धीरे धीरे बहरी होती जा रही है अपने फ्रेंड्स और टीचर्स को। यानी वो किसी को भी नहीं बता रही थी कि मेरी सुनने की शक्ति कम हो रही है। एंड दिस इज वेरी, आई थिंक नॉर्मल है ये, क्योंकि एक छोटे से आप जो है ना 8 साल के हो और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको खुद समझ नहीं आता है, कंफ्यूज होती हो, किसी को क्या बताएं, कोई शायद होती है ना ये फीलिंग कि मेरा मजाक नहीं उड़ाए, ये सब है ना, छोटे होते हैं बच्चे जब, तो तभी वो जो है कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी ये चीज छुपाती रहूं। और अब क्या हुआ, बट बाय द टाइम शी वॉज 11, यानी 8 साल से हल्का से उनके मम्मी ने लक्षण नोटिस किए, तब से धीरे धीरे उनकी जो है ना हियरिंग लूज होती जा रही होगी। एंड जब वो 11 साल की हुई, बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस urged her parents
टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो हुआ क्या, जैसे जैसे वो 11 साल की होती गई ना, उनके जो मार्क्स थे स्कूल में, जो उनका स्कोर आ रहा था वो डिटीरियोरेट, यानी इसका मतलब क्या होता है, डिटीरियोर का मतलब होता है घटते जाना, बिल्कुल ही वर्स होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे, है ना। तो मार्क्स कम से कम होते जा रहे थे। तो उनकी जो हेडमिस्ट्रेस थी वो बहुत ही अवेयर थी उस चीज में, तो उन्होंने अर्ज किया, यानी उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की, उनको बोला, सलाह दी कि आप जो है एवलिन को एक स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए। स्पेशलिस्ट यानी जो स्पेशलाइजेशन किसे करते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, कि वो पता कर पाएंगे क्योंकि ये अच्छा पढ़ती है, इसके मार्क्स एकदम कम होते जा रहे हैं, तो क्या उसे कोई प्रॉब्लम है, वो पता लगा पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, आज से 11 साल तक उन्होंने ये बात अभी तक छुपा के रखी, लेकिन फाइनली जो है उनकी हेडमिस्ट्रेस की वजह से थोड़ा जो है पेरेंट्स ने कंसिडर किया कि वो उसे स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। ओके, सो अनुवाद देखते हैं। काफी समय तक एवलिन अपनी सहेलियों व अध्यापकाओं से अपने बढ़ते बहरेपन को छुपाने में सफल रही, परंतु जब तक वह 11 वर्ष की हुई तो उसके अंक कम होते गए और उसकी मुख्य अध्यापिका यानी हेडमिस्ट्रेस ने उसके माता पिता से आग्रह किया कि वे उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। तो अब फाइनली स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ सेज, it was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। यानी क्या पता चला, इट वॉज डिस्कवर्ड यानी क्या पता चला कि उसकी जो हेयरिंग है, सुनने की क्षमता है, सिवियरली यानी बहुत ही गहरी तरीके से, बहुत ही गंभीर रूप से जो है इम्पेयर हो गई थी। इम्पेयर का मतलब क्या होता है, बिगड़ जाना। सिवियरली का मतलब क्या होता है, गंभीर रूप से, है ना। कोई भी चीज सिवियर होती है उसे हम गंभीर कहते हैं, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ, अच्छा किसका रिजल्ट, क्यों हुआ, ग्रेजुअल नर्व डैमेज। ग्रेजुअल यानी हुआ क्या, अब देखो कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं है, हमेशा कहा जाता है ना, आई थिंक हम थोड़ा इस चीज में जो है ना, हम इंडियंस पीछे रह जाते हैं अपने रेगुलर चेकअप्स में। मतलब इंडिया में कैसा होता है, आप चेकअप कराने गए, बीमारी नहीं निकली तो हम कहते हैं अरे यार 500 या 1000 रुपए वेस्ट हो गए, तो क्या कुछ बीमारी निकल जाती। तो ये चेकअप जो है ना, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है, जो कि हम एज एन इंडिविजुअल हमें देना चाहिए। यही चीज थी, देखो वो 8 साल की थी, अगर तब शायद ध्यान दे देते तो शायद ये चीज ठीक हो सकती। बट हुआ क्या, 8 से 11 साल में, इतने टाइम में धीरे धीरे उसकी जो नर्व्स थी, नर्व्स क्या होती हैं, दिमाग की जो होती है ना, सेल्स होते हैं, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी वजह से डैमेज हो रहे थे। और अब ट्रीटमेंट भी नहीं कराया तो लॉन्ग ज़्यादा दिन आप रखते हो ऐसे कोई चीज़ को तो बीमारी बढ़ जाती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देती हूँ, आज यूजुअली आईज के लिए, अब दूर से जिनको कम दिखता है तो क्या होता है, काफ़ी लोग स्पेक्स लगाते नहीं हैं, तो होता क्या है, आप नहीं यूज़ करोगे प्रिकॉशन तो आपकी वो चीज़ बढ़ती जाती है, एंड देन बाद में काफ़ी लोगों का नंबर बढ़ जाता है। तो सेम हुआ एवलिन के साथ। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। तो स्पेशलिस्ट ने उन्हें सलाह दी कि भाई अब इसकी जो हेयरिंग है बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, तो आप जो है अब इसको एक हियरिंग एड लगा के दें। व्हाट इज हियरिंग एड, आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लोगों के पास देखी होगी, कान की मशीन कहते हैं उसको, है ना। तो वो मशीन ऐसे कान में ऐसे फिट हो जाती है ना, ऐसे फिट हो जाती है, तो उससे क्या होता है, उनको सुनने में मदद मिल सकती है, राइट। वो ज़्यादा वाइब्रेशंस कैच करती है, सुनने में मदद करती है। तो हियरिंग एड बोला कि आप एवलिन को हियरिंग एड लगा के दीजिए एंड उसे एक स्पेशल स्कूल में भेजिए। जैसे स्कूल होते हैं ना स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, तो उन्होंने कहा एक स्पेशल स्कूल भेजिए फॉर द डेफ, यानी जो बहरे बच्चे होते हैं उनका आप स्कूल भेजिए। अब यहाँ पे एवलिन कहती हैं, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। लुक्ड ब्लैक का मतलब ये नहीं है कि उन्हें आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था। लुक्ड ब्लैक का यहाँ पे मतलब है कि पूरी जिंदगी ऐसा लग रहा था उनको थम सी गई है। आप सोचो ना, एक उम्र में पता चले कि इतनी बड़ी चीज जो आप पहले सुन सकते थे आप सुन नहीं पाओगे, तो कितना डिसहार्टनिंग हो जाएगा इंसान की। और वो भी इतने छोटी सी थी, वो बस मात्र 11 साल की थी, राइट। तो उनको लग रहा था पूरी दुनिया मेरी यहाँ पे ना रुक चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्या होगा मेरा। एक चीज़ और है कि अभी हमने एक वर्ड ऑफ द डे डिस्कस किया था, टॉपसी टर्वी, तो हम उसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक की जगह हम ये भी कर सकते हैं, एवरीथिंग सडनली वेंट टॉपसी टर्वी, यानी उनकी दुनिया क्या हो गई थी, पूरी उल्टी पुल्टी हो गई थी, है ना, अस्त व्यस्त, एकदम बिगड़ सी गई थी। ऑलराइट, सो एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। तो काफी सोचो ना, उनकी स्थिति में अगर हम सोचे रखें तो काफी निराश हो गई थी वो। ओके, अनुवाद देखते हैं। तब जाकर पता चला कि जो है धीरे धीरे उनकी हियरिंग एबिलिटी जो है वो
किसकी वजह से? श्रवण शक्ति गंभीर रूप से बिगड़ चुकी थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो नर्व्स हैं, ब्रेन सेल्स डैमेज हो गई थी। उनको परामर्श दिया गया कि उसे श्रवण यंत्र यानी जो हियरिंग एड है लगवाया जाए और बहरों के विद्यालय में यानी स्पेशल जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे भेजा जाए। प्रत्येक जगह अचानक अंधकार दिखने लगा, अर्थात यानी वो बहुत निराश हो गई थी। कौन कहती हैं? एवलिन। सो काफ़ी सैड टाइम था उनके लिए, बट यू ऑल नो शी केम बैक। एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप एंड दिस वॉज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एवलिन। वो कभी भी जो है हार नहीं मानती थी एंड दिस इज फॉर ईच वन ऑफ अस। हमारी लाइफ में भी कोई छोटू सी प्रॉब्लम आ जाती है ना तो हम हार मान के बैठ जाते हैं कि ठीक है भाई जीवन तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही हम काट लेंगे। लेकिन आप सोचो 11 साल, अच्छा गिव अप का मतलब ये नहीं बहुत बड़ी हो गई थी वो। शी वॉज जस्ट 11 years old एंड उनका इतना जज्बा था, शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। उन्होंने हार नहीं मानी फिर भी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। डिटरमाइंड यानी उन्होंने पूरा जो है निश्चय कर लिया था, उन्होंने पूरा प्रयास जारी रखा था अपना, इतनी वो दृढ़ निश्चय था उनका कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मत दो कि मुझे सुना ही नहीं देता है। मैं नॉर्मल जैसे पहले जीती थी वैसे जीने की पूरी कोशिश करूंगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। परस्यू का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना यानी जारी रखना, है ना। टू परस्यू समथिंग, किसी चीज को लेना कहते हैं। तो किस चीज में वो परस्यू करेंगी, किस चीज में वो चलती रहेंगी? अपना म्यूजिक में जो इंटरेस्ट है उसे वो निरंतर प्रैक्टिस करती रहेंगी क्योंकि उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद था। देखो वो पियानो भी प्ले करती थी, इंस्ट्रूमेंट प्ले करती थी। सो शी डिसाइडेड कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी और मैं अपना इंटरेस्ट जारी रखूंगी। और यहाँ हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गया, अगर जो है हमें कुछ चाहिए था अपने इंटरेस्ट के लिए, जैसे मान लो मैंने बहुत देखे हैं यहाँ पे जैसे किसी को स्पोर्ट्स खेलना होता है ना। अब स्पोर्ट्स में आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ, फुटबॉल खेलना है, आपको फुटबॉल के जूते नहीं दिला के दिए घर वालों ने, बहुत महंगे आते हैं यूजुअली, है ना, 5,000 से ऊपर क्या आता है, नहीं दिला के दिए तो आपने इंटरेस्ट ही छोड़ दिया। तो ये नहीं होता है। देखो जो करना चाहता है ना इंसान वो बिना रिसोर्सेज भी करता है। और आज जो आपने इतने फेमस देखते हो ना लोग, वो ऐसे ही नहीं कि उनको घर में सब मिल गया था और वो पहुंचे, सब स्ट्रगल करके जो है आगे पहुंचे हैं, देन उन्हें सारी चीजें मिल गई हैं, राइट। तो आप ये मत सोचो जीवन में कि मुझे ये मिल जाएगा तो ही मैं ये कर सकूंगा या कर सकूंगी। जो है आप उसी में ही अपनी चीज को परस्यू करें एंड धीरे धीरे आप सफल होंगे। तो सेम हमको मोटिवेशन देती हैं एवलिन। डेफ होने के बावजूद, ये पता लगने के बावजूद, जस्ट शी वॉज 11 एंड शी थॉट कि नहीं मैं एक नॉर्मल लाइफ परस्यू करूंगी और मैं संगीत में जो है आगे बढ़ूंगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. तो एक दिन उन्होंने क्या, एक लड़की को देखा कि वो जो है जाइलोफोन प्ले कर रही थी। जाइलोफोन क्या होता है, ये इमेज में मैंने रखा है यहाँ पे। जैसे वुड होती है ना, तो वुडन की ऐसी पतली पतली से ऐसे ब्लॉक्स बने रहते हैं, राइट। एंड देन ये आपको 2 स्टिक्स टाइप मिलती है जिनमें 2 लास्ट में गोले लगे रहते हैं एंड देन वो ऐसे से बजाया जाता है। आपने देखा होगा कभी, है ना, इस टाइप का होता है जाइलोफोन। तो उन्होंने देखा कि एक बच्ची जाइलोफोन बजा रही थी, एक लड़की, तो उन्होंने भी निश्चय किया कि नहीं मैं भी ये बजाऊंगी, मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं जाइलोफोन सीखूं। ओके, सो लेट्स सी द अनुवाद। किंतु एवलिन हार नहीं मान रही थी। उसने सामान्य जीवन जीने व सिंगिंग सीखने में अपने प्रयास जारी रखने का दृढ़ निश्चय किया हुआ था। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और निश्चय किया कि वह भी इसे बजाना चाहती थी। तो ना ही वो रुकी, उन्होंने निश्चय किया एंड लेट्स सी कि वो आगे कैसे बढ़ी। अब देखो जीवन में हम कुछ भी करना चाहते हैं, वो डेफ थी, उन्होंने हिम्मत रखी, तो तुमको क्या लगता है पूरा रास्ता स्मूथ हो गया? ऐसा नहीं है। वो करना चाहती थी लेकिन देखो मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। उसके मैक्सिमम जो उसके अध्यापक थे ना, उसके टीचर्स थे, उन्होंने उसको डिस्करेज किया। मतलब कोई बहुत ज़्यादा उसको प्रेरणा नहीं दी, उसको उल्टा तो निरुत्सुक कर दिया कि भाई नहीं तुम नहीं हो पाएगा, तुम नहीं सुन सकती हो, प्रैक्टिकल लाइफ में जियो, नहीं सुन सकती हो तो वो चीज़ें मत करो, म्यूजिक में इंटरेस्ट अपना छोड़ दो। तो उसको बिल्कुल भी प्रेरणा नहीं दी, उसको उल्टा तो डिस्करेज नीचे ही गिराते गए, है ना। लेकिन बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है परकशनिस्ट। परकशनिस्ट का मतलब क्या होता है समझना जरूरी है क्योंकि पूरी हमारी जो है ना स्टोरी में यही वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, परकशनिस्ट। अच्छा, इसका सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे, दिस इज नॉट परक्यूशनिस्ट, क्यू नहीं आता है यहाँ पे, क का साउंड आता है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिख के देती हूँ, परकशनिस्ट, ठीक है, ये इसका उच्चारण है, परकशनिस्ट।
पर क्यू नहीं है, यहाँ पे परकशनिस्ट है। अच्छा, परकशनिस्ट कौन होता है? एक ऐसा इंसान जो परक्यूशन बजाता हो, परक्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स। परक्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होते हैं? आपने कभी तबला वगैरह देखा है ना? ड्रम्स वगैरह देखे हैं, तबला वगैरह देखा है? तो तबले के ऊपर यहाँ पे जो एरिया रहता है ना, सरफेस रहता है, उसको हिंदी में को ध्यान नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं ना, तो उसको आप यूजुअली देखोगे ना, तबला हो गया या ड्रम्स हो गए, ढोलक हो गए, तो उनको आप बजाते हो ना ऐसे, यहाँ पे अगर आप टैप करते हो, जोर से मारते हो, या फिर कोई आप ऐसे स्टिक से भी उसको मारोगे तो वहाँ आवाज आती है। तो ये जो आवाज और ये जो ये ऊपर का वाइब्रेशन आता है ना, ये दिस इज बेसिकली परकशन, इसे परकशन कहते हैं। तो परकशन वाले इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले कौन होते हैं? परकशनिस्ट। तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया, ड्रम्स हो गए, है ना, जिनके आप सरफेस पे उनको टैप करोगे, ऐसे ठक मारोगे तो वो बजते हैं, तो वो साउंड निकालते हैं, परकशन। तो बेसिकली परकशनिस्ट कौन होते हैं? द वन हु प्लेज परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे इनकी कहानी के मेन किरदार बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में, तो आपको इनके नाम जरूर याद रखना होगा। बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, यानी देखो जैसे बोलते हैं ना कि हीरे को पहचानने वाला या सोने को पहचानने वाला जो जौहरी होता है, राइट? तो यहाँ पे रॉन फॉर्ब्स थे वो जौहरी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है स्पॉट कर लिया, उन्होंने देख लिया कि इसका पोटेंशियल, यानी इस लड़की में क्षमता तो बहुत है, राइट? क्या हुआ, ये डेफ है लेकिन इसमें क्षमता तो बहुत है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब तैयारी चालू कर दी कि मैं जो है इसे अच्छे से सिखाऊंगा। He began by tuning two large drums to different note। अब क्योंकि परकशनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो बड़े बड़े से ड्रम लिए और उन दोनों को अलग अलग नोट्स पे बजाने लगे। यहाँ पे नोट्स आपके मैग्नेट ब्रेन्स वाले नोट्स नहीं है जो आप लेते हो। यहाँ नोट्स का मतलब क्या होता है, जो भी म्यूजिक सीखते हैं ना, म्यूजिक में नोट्स होते हैं, हाई नोट्स होते हैं और लो नोट्स होते हैं, राइट? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो ड्रम्स लिए और उन दो बड़े बड़े ड्रम्स पे अलग अलग नोट बजाने लगे। यानी एक ड्रम पे उन्होंने बहुत हाई नोट बजाया, बहुत ऊंची आवाज वाला, और एक पे लो नोट। एंड एक जो बात उन्होंने कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कहता है ना हमारे जीवन में कोई एक ऐसी लाइन कह देता है कोई इंसान जो बहुत बदलाव ला देती है। आप सबके भी जीवन में कोई ना कोई ऐसे टीचर कोई रहा होगा जो एक शब्द से, एक लाइन आपको जीवन भर याद रहती है। जैसे मुझे मेरे टीचर्स की लाइन, कुछ टीचर्स हैं अभी तक आई रिमेंबर दोज लाइन्स, एंड मैं आपको कभी भी कोई बातें बताती हूँ ना, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं की बातें होती हैं जो उनने मुझसे कही थी। सो यहाँ पे जो है रॉन फोर्ब्स बताते हैं किसे, एवलिन को, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। वो कहते हैं तुम अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम्हें पता है तुम डेफ हो। ही वुड से, वो कहते थे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। एंड ये बात इतना बड़ा डिफरेंस ले आई, उन्होंने कहा जब तुम सुन नहीं सकती तो यहाँ से सुनने की कोशिश मत करो, तुम ऐसा करो, तुम उस म्यूजिक को कहीं और से, किसी और जगह से जो है महसूस करने की कोशिश करो। यानी म्यूजिक को सिर्फ कान से सुना थोड़ी ना जाता है, उसे तो फील किया जाता है। और ये एक बात जो है एवलिन के दिमाग में, बोलता है ना ऐसे क्लिक, बिल्कुल दिमाग की बत्ती जल जाती है मेंटोस वाली, तो वैसे ही जली, राइट? सो एक बार हिंदी अनुवाद देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत से अध्यापकों ने उसे निरुत्साहित किया, किंतु तालवादक रॉन फॉर्ब्स ने उसकी भावी योग्यता को पहचाना। नाम याद रखेंगे, रॉन फॉर्ब्स। उसने दो बड़े ढोल अलग अलग ताल पर बजाने आरंभ कर दिए। अपने कानों से न सुनो, उन्होंने कहा, और उन्होंने क्या कहा, किंतु किसी अन्य ढंग से अनुभव करने का प्रयास करो। यानी यू नीड टू ट्राई, यू आर यंग, यू कैन ट्राई सेंसिंग इट सम अदर वे। ओके, ये रॉन फॉर्ब्स है और ये एवलिन ग्लीनी है। ओके, चलिए, सो अब आगे देखते हैं। सेज एवलिन, अब एवलिन कहती हैं, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। यानी रॉन फॉर्ब्स की वो बात सुनते ही उन्होंने, होता है ना हम कभी इस डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं लेकिन कोई बताता है अरे यार तुम इस नजरिए से भी तो देख सकते हो उस बात को। तो ऐसे एवलिन के साथ हुआ, बोलती सडनली मेरे साथ ऐसा होने लगा, जो अभी मैंने बताया था ना, रॉन फॉर्ब दो नोट बजा रहे थे, एक तो लोअर और एक तो अपर। तो उन्होंने कहा सडनली मैंने फील किया कि जो हायर नोट्स हैं, जो ऊंचे नोट थे ना, वो मैं वेस्ट अप, यानी ये वेस्ट रीजन होता है, कमर होता है, कमर के ऊपर वाला मेरा बॉडी का जितना भाग है ना, वो हायर नोट्स को महसूस कर पा रहा था, फील कर पा रहा था। और कमर से जो नीचे वाला जो पूरा भाग है, जो मेरे लेग्स का पूरा भाग है, वो जो है लोअर नोट्स यानी धीमे वाले नोट्स को महसूस कर पा रहा था। यानी एकदम से लाइफ बदल गई उनकी कि यहाँ फोर्स देने की जगह जब ये काम नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने पूरी बॉडी का इस्तेमाल किया। सो ऐसे उन्होंने बताया। नाउ
Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different part of the body. तो यानी उन्होंने धीरे से शुरुआत की and then फोर्ब ने जो है उस एक्सरसाइज को रिपीट किया रिपीट एंड देन उसके बाद एवलिन धीरे धीरे होता है ना, आप मास्टर करने लगते हो उस चीज़ को, तो धीरे धीरे वो ये डिस्कवर करती गई कि बहुत अलग अलग तरह के नोट्स जो है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फील कर पा रही थी. फॉर एग्जाम्पल वो चीक्स पे सेंस कर पा रही थी, फिंगर टिप्स पे अलग अलग नोट्स, पेट पे अलग नोट्स, पैर पे अलग, तो वो नोट्स को बिल्कुल फील कर पा रही थी. यानी बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमें क्या हैबिट है, हम तो कान से सुनते हैं भाई, लेकिन वो पूरी बॉडी में फील कर पा रही थी उस म्यूजिक को. Then she says, I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. तो यहाँ कहती हैं एवलिन ग्लीन कि अब मैंने सीख लिया है कि मैं अपना दिमाग और बॉडी जो है साउंड्स और वाइब्रेशंस के लिए ओपन रख रही हूँ. यानी जो काम सिर्फ कान का होता था वो उससे नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, पूरी बॉडी और उनके माइंड को उन्होंने इस ड्यूटी पे लगा दिया कि वो जो है वाइब्रेशंस और साउंड्स को जो है सेंस कर पाए. द रेस्ट वॉज द रेस्ट, और बाकी बचा हुआ, देखो सुनने में आसान लग रहा है, खैर बहुत डिफिकल्ट काम होता है ये, लेकिन एवलिन ने उसे आसान बना दिया. द रेस्ट वॉज रेस्ट, यानी बाकी बचा जो मेहनत थी उनकी, इट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन. शेयर का बिल्कुल मतलब क्या होता है, बिल्कुल. शेयर का मतलब होता है बिल्कुल या फिर केवल. तो श्योर डिटर्मिनेशन यानी केवल जो उनका दृढ़ निश्चय था, उनकी जो मेहनत थी एंड प्रॉपर हार्ड वर्क. तो बहुत उन्होंने दिन रात लगाया, इसमें कड़ी मेहनत की, तब जाके जो है वो इस चीज़ को जो है हासिल कर पाई हैं. राइट, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्न लिया है इनकी स्टोरी ने. अब अनुवाद देखते हैं. एवलिन कहती हैं, मैंने यकायक एक यह समझ लिया कि बड़े ढोल को मैं कमर के ऊपर व छोटे ढोल को मैं कमर से नीचे अनुभव कर पा रही हूँ. ढोल इन द सेंस कि यहाँ पे नोट्स की बात की जा रही है. राइट, फोर्ब्स ने अभ्यास प्रयास को दोहराया और एवलिन ने देखा कि कुछ स्वर उसे शरीर के भिन्न भिन्न भागों से महसूस हो रहे थे. मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर को ध्वनियों व स्पंदन के प्रति खोलना सीख लिया था. यानी उसको बॉडी और माइंड को बिल्कुल रेडी रख लिया था कि तुम सेंस करो साउंड और वाइब्रेशन. शेष तो केवल दृढ़ संकल्प व कठिन परिश्रम ही था. यानी जो बचा हुआ, उन्होंने जो पूरी उनकी तैयारी थी वो कैसे हुई, उनके हार्डवर्क से, उनकी मेहनत से. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. पैराग्राफ 4 कहता है, She never looked back from that point onwards. यानी उसके बाद तो भाई पीछे मुड़ना उनके लिए था ही नहीं. उन्होंने, और ये देखो आपको तो ठीक है पैराग्राफ में पढ़ रहे हो, लेकिन ये 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं था. निरंतर लगातार वो ये हार्ड वर्क करती रही, क्योंकि एक दिन में तो पॉसिबल नहीं था. ईच डे शी वॉज गेटिंग बेटर एंड बेटर. वो साउंड्स एंड वाइब्रेशंस को अच्छे से फील कर पा रही थी. सो शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. तो यानी 11 years की उम्र में उनको ये आइडेंटिफाई हुआ. सो जो 4 से 5 साल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूरी उनकी प्रैक्टिस में डेडिकेशन दिया, एंड उन्होंने इवन पूरा यूके यूनाइटेड किंगडम का टूर किया था. टूर कैसे होता है, आपने म्यूजिक टूर्स देखे होंगे ना, कि फेमस म्यूजिशियंस होते हैं तो वो टूर करते हैं, हर शहर में जाते हैं और अपना कॉन्सर्ट करते हैं. राइट, तो वो किसके साथ टूर किया था उन्होंने, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ. व्हाट इज ए यूथ ऑर्केस्ट्रा? यूथ का हमें मतलब पता है कि यंग जो लोग होते हैं. ऑर्केस्ट्रा बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर म्यूजिशियंस एंड जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं. जैसे ऑर्केस्ट्रा हमें तो बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हमारे इंडियन वेडिंग्स में, शोज़ में, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं घर में कभी, तो हम ऑर्केस्ट्रा बुलाते हैं. तो उसमें क्या होते हैं, सिंगर्स होते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले जो म्यूजिशियंस होते हैं. राइट, तो ऑर्केस्ट्रा को उन्होंने जो है एक यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ, यानी पूरी टीम के साथ उन्होंने पूरे यूके का टूर किया. यानी वो इतनी अच्छी हो गई थी कि वो जो है अपने आप को प्रेजेंट कर पाए एक ग्रुप के साथ. एंड बाय द टाइम शी वाज 16, एंड जब तक वो 16 साल की हुई, उन्होंने ये निर्णय ले लिया था, अब वो मैच्योर हो गई थी, कि मैं जो है म्यूजिक को ही, संगीत को ही अपना करियर चूज करूंगी. यानी अभी भी सोचो, वो कंप्लीटली डेफ थी. डिस्पाइट बीइंग डेफ, शी चोज कि नहीं, मैं संगीत को ही परस्यू करूंगी. राइट, कितना मोटिवेटिंग है ये कि आप जो जीवन में लक्ष्य तय कर लेते हो, इफ यू आर क्लियर विद इट, तो आप उसमें आगे बढ़ेंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी. राइट, सो उस समय से उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा. उसने एक युवा वाद्य वृंद यानी ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की यात्रा की, और जब तक वह 16 वर्ष की हुई तब तक उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया था. राइट, तो अब आगे की जर्नी कैसे तय होती है उनकी. सो शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. तो याद करो, शुरुआत में
जिस एकेडमी की हम बात कर रहे थे कि बहुत ही फेमस एकेडमी है लंदन की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो है ऑडिशन दिया इस एकेडमी के लिए। व्हाट इज ऑडिशन? ऑडिशन आपने देखा होगा रियलिटी शोज वगैरह में या कहीं भी। ऑडिशन का मतलब होता है आपकी जो भी क्वालिटी है, आपका जो भी स्किल है, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ डांसर और यू आर अ म्यूजिशियन, आर्टिस्ट हो, तो आप अपनी कला का प्रदर्शन करते हो ताकि जो सामने वाले जजेस हैं वो पहचान पाएं कि आप इस पर्टिकुलर रोल के लिए परफेक्ट हो कि नहीं। सो शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक and scored one of the highest marks in the history of the academy। सोचो इतनी फेमस अकेडमी में ऐसा नहीं है कि वो बस पास हो गई, शी स्कोर्ड दी हाईएस्ट मार्क्स, यानी उस पूरे अकेडमी की हिस्ट्री में, इतिहास में इतने हाईएस्ट मार्क्स किसी के आए नहीं थे। एंड सोचो शी वाज डेफ, यानी जो सुन सकते थे उनके मतलब कैपेबिलिटी से ज़्यादा जो है निकली इसकी एवलिन की कैपेबिलिटी, राइट। सो शी स्कोर्ड दी हाईएस्ट मार्क्स, यानी हम समझ सकते हैं कितनी कड़ी जो है उन्होंने मेहनत की होगी ताकि वो इस मुकाम तक पहुंच पाए। She gradually moved from orchestral work to solo performances। तो gradually यानी धीरे धीरे orchestral work यानी ग्रुप में परफॉर्म करने की बजाय अब वो अपने सोलो परफॉर्मेंसेस, क्योंकि अब वो डिमांड में आ रही थी, तो वो अकेले परफॉर्मेंस देना। देखो ग्रुप में परफॉर्मेंस देना एक अलग बात होती है, ठीक है, आपके साथ काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन सोलो परफॉर्मेंस पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास बहुत ऊपर आ जाती है, क्योंकि पूरी क्राउड जो है, पूरी जनता का ध्यान आप पे होता है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। तो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा से वो सोलो परफॉर्मेंसेस भी देने लगी। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards। यानी उनका ये जो कोर्स था इस पर्टिकुलर अकेडमी में 3 years 3 साल के कोर्सेज अलग अलग होते हैं, तो म्यूजिक का कोर्स उनका 3 साल का था, और उसके अंत तक आते आते उन्होंने बहुत सारे प्रसिद्ध अवार्ड जीत लिए थे। यानी उनकी कला से, उनके काम से उन्होंने बहुत सारी जो है इनाम हासिल कर लिए थे और एक नाम बना दिया था इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो कितनी मोटिवेटिंग बात है यार ये कि being deaf and she reached such a great, you know what we can say, such a great position in life। so आइए अनुवाद देखते हैं। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ध्वनि परीक्षण दिया और अकेडमी के इतिहास में उनके अंक जो है अधिकतम अंक प्राप्त करने वालों में से वो एक थी। वह धीरे धीरे वाद्य वृंद से हटकर एकल प्रदर्शन यानी सोलो परफॉर्मेंसेस देने लगी। 3 वर्ष के पाठ्यक्रम में उसने लगभग सभी उच्चतम इनाम प्राप्त कर लिए थे। यानी उनकी जो अकेडमी है उसके जो होते हैं ना टॉप अवार्ड्स होते हैं, सबसे हाईएस्ट अवार्ड बेस्ट स्टूडेंट को जो मिलते हैं, वो इतने सारे अवार्ड्स उन्होंने ऑलरेडी तब तक हासिल कर लिए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ सेज, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। एक तो हमें पता है एवलिन जो है गिव अप नहीं करती हैं, बहुत ही जो है जज्बा है उनमें। दूसरी बात सबसे अच्छी है उनको, she won't accept any hint of heroic achievement। यानी अब हमें पता है वो डेफ है, स्पेशल है, वो है ना, उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसके बावजूद वो इतना अच्छा कर रही है, लेकिन उनको ये पसंद नहीं था। वो बिल्कुल भी, उनको कभी कोई इतनी तारीफ करता था ना कि अरे आप तो ना सुनते हुए भी इतना करती हो, वो ऐसा अचीव ही नहीं करती थी। वो कहती थी नहीं मैं कोई महान नहीं हूँ या कोई मेरा ये हीरोइक अचीवमेंट नहीं है, मुझे आप क्राउड से अलग मत मानो, राइट। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती थी, यानी बहुत ही डाउन टू अर्थ थी वो, राइट। एंड यहाँ पे एवलिन कहती है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। कितनी स्वीट सी बात उन्होंने यहाँ कही है कि आप अगर कड़ी मेहनत करोगे, लगन से आप जो है, डिसिप्लिन से, सिंसेरिटी से आप जो है काम करते रहोगे, एंड नो वे यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है, यू नो कि ये चीज़ है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, मैं इसी को परस्यू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और अगर आप उस दिशा में मेहनत करोगे यू विल गेट देयर, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। अब चाहे आपके रास्ते में कितने भी ऑब्स्टिकल्स आएँ, ऐसा नहीं है रास्ता स्मूथ होगा, आपकी कुछ भी चीज़ें उल्टी फुल्टी हो जाए, है ना, दुनिया टॉपसी टर्वी हो जाए, बट अगर आप कड़ी मेहनत रखोगे जारी, और ये 1-2 साल की नहीं होती है, कड़ी मेहनत जारी रखोगे, यू विल गेट देयर, यानी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तो ये एवलिन की जो है पर्सनालिटी, देखो इंसान की पर्सनालिटी कितना कुछ बताती है कि वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं। जब इनका जो जज्बा है, इनकी जो सोच है कि नहीं यार मेरे को इतना क्रेडिट नहीं दो मेरे को आप, है ना, मैं डाउन टू अर्थ हूँ, मैं नॉर्मल रहना चाहती हूँ। सो दिस क्लियरली शोज कि वो कितनी अपने आप में ही एक बड़ी पर्सनैलिटी है। और इतना होने पर भी एवलिन ये जरा भी मानने का संकेत नहीं देती हैं कि उसने बड़ी वीरतापूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। यदि आप परिश्रम करते हैं और आप जानते हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है, तो आप वहाँ तक जरूर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ सेज, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप।
the world's most sought after multi percussionist with the mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. यानी जैसा हमने कहा कि वो मेहनत करती गई, वो शिखर पर पहुंच जाएंगी, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. टॉप यानी, और वो सबसे ऊपर पहुंच गई एक शिखर पे, यानी जो म्यूजिक वर्ल्ड है उसमें उन्होंने बहुत हाई नाम कमा लिया था, राइट. जो कहते हैं ना टॉप म्यूजिशियंस में उनका नाम होता था. द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर. सॉफ्ट आफ्टर का यहाँ पे मतलब होता है डिमांडेड. देखो जो चलता है ना, जिसकी डिमांड होती है वही जो है, जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो बहुत परफेक्ट हो जाते हैं अपने काम में, उनकी डिमांड होती है कि हर शहर चाहेगा, हर जगह चाहेगी कि हमें जो है यही म्यूजिशियन चाहिए, हमें इनका टूर चाहिए, ये हमारे यहाँ आके परफॉर्म करी, राइट. तो शी वाज सॉट आफ्टर यानी बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड मल्टी परकशनिस्ट. मल्टी परकशनिस्ट का मतलब वो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाती थी. तो बोलोगे मैम अच्छा कितने, 5 बजाती होंगी, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20, बेटा 1000, सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, यानी इतने इंस्ट्रूमेंट जिनके हमें नाम भी नहीं पता होंगे, उससे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स में उन्होंने मास्टरी कर ली थी. एंड उसके बाद उनका क्या हो गया था, एक हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल. हेक्टिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही भाग दौड़ वाला, क्योंकि अब वो इतनी फेमस हो चुकी थी. तो इंटरनेशनल स्केड्यूल यानी देश विदेश से, यानी सिर्फ यूके में नहीं, बाहर से भी जो हैं उनको लोग जो है टूर्स के लिए बुलाते थे. तो उनका पूरा एक होता है ना, एक स्केड्यूल तैयार होता है, पहले ही प्री बुकिंग्स हो जाती हैं कि इस दिन जो है आप यहाँ परफॉर्म करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. यानी नाउ शी इज़ अ वेरी बिग सेलिब्रिटी. और जो है सिर्फ सेलिब्रिटी वो क्यों थी भाई, क्योंकि देखो इतना सब होने के बाद भी शी वाज अ मल्टी परकशनिस्ट, यानी एक नहीं 10 नहीं, उन्होंने 1000 इंस्ट्रूमेंट्स में, अराउंड 1000 इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी मास्टरी कर ली थी, राइट. सो वह ठीक शिखर पर पहुंच गई थी, संसार के सबसे अधिक मांग वाली बहुमुखी ताल वादक, जिसने लगभग 1000 जो है वाद्य यंत्रों का पूर्ण ज्ञान था और जिसका व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम रहता था. ओके, उनका स्केड्यूल जो है बहुत ही ज्यादा हेक्टिक यानी बिजी रहता था. Next paragraph says, it is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without a hearing. यानी यहाँ पे कहते हैं कि it is intriguing. Intriguing यानी ये देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है, और एक बहुत ही हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, विस्मय हो जाते हैं हम कि एवलिन को हम देखते हैं शी फंक्शन सो एफर्टलेसली. एफर्टलेसली का मतलब होता है ऐसा लगता है बिना प्रयास किए. एफर्टलेसली कौन से काम कर सकते हो जिसमें आप परफेक्ट हो, है ना. जैसे आपको मैं बोलूँ कि सो जाओ, बोलोगे अरे मैम ये काम तो हम एफर्टलेसली करते हैं, है ना, बिस्तर पे पड़ता है नींद आ जाती है. तो एफर्टलेसली यानी जिस काम में हम परफेक्ट होते हैं तो उसको देख के लगता है ना कोई मुश्किल ही नहीं लग रही है. तो एवलिन को देख के इतना मतलब ना आश्चर्य होता था, हम विस्मय एकदम मेस्मराइज हो जाते थे कि कैसे यार ये मतलब बिना सुने भी ये इतना एफिशिएंटली वर्क करती हैं, इतनी बढ़िया तरीके से जो है सारे यंत्रों को वो बजाती हैं. In our 2-hour discussion, she never missed a word. यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे 2 आवर डिस्कशन में यहाँ पे विच मीन्स कि एवलिन के साथ किसी ने जो है कोई रिपोर्टिंग करी होगी या साथ में बातचीत करी होगी, तो वो कहते हैं इन आर 2 आवर डिस्कशन, यानी हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में 2 घंटे उनने बात की एवलिन से. शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, यानी वो जिसके साथ बात भी करती है ना उनको पूरी बात समझ आती है. शी इज़ डेफ एंड वो हियरिंग एड तक नहीं लगाती है, यानी बिना कान की मशीन के भी वो सामने वाले से पूरी बात करती हैं. शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, और वो कोई बात अनसुनी भी नहीं होती है, उनको सब परफेक्टली सुनाई देता है, यानी समझ आता है बेसिकली. तो यहाँ पे एवलिन कहती हैं, बहुत ही फनी सी बात कहती हैं, Men with bushy beards give me trouble. She laughed. तो वो कहती हैं जो आदमियों की जो है मेल्स की बुशी बियर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है ना दाढ़ी होती है, बहुत ही भरी भरी दाढ़ी होती है. गिव मी ट्रबल, कहती है गिव मी ट्रबल और हंसती हैं. अच्छा, गिव मी ट्रबल की बात क्यों है, क्योंकि उन्होंने आगे बताया, आगे पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आईज. तो यहाँ एवलिन बताती हैं कि आप ये मत सोचो कि मैं सिर्फ आपके होठ देख रही हूँ, क्योंकि जो सुन नहीं पाते वो जनरली सामने वाले की लिपसिंग कैसी चल रही है, होता है ना लिपसिंग करते हैं हम, तो उस पर ध्यान दे के समझते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है. तो एवलिन कहती हैं कि मैं इस चीज़ में इतनी
जो है फ्लुएंट और इतनी परफेक्ट इसलिए हो गई हूँ क्योंकि मैं सिर्फ होठों को ऑब्जर्व नहीं करती हूँ कि लिप्स कैसे मूव कर रहे हैं, मैं पूरा फेस देखती हूँ, पूरे फेशियल एक्सप्रेशन, स्पेशली दी आईज, कि आंखों से भी देखो, इंसान की आंखों से बहुत कुछ पता चलता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो एवलिन जो है ना पूरा फेस ऑब्जर्व करती है सामने वाले का, तभी जो है वो बिल्कुल भी एक भी शब्द मिस नहीं कर पाती। तो यहाँ पे ये जो लाइन थी ना, उन्होंने कहा मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि जिनके फेस में पूरी से भरी दाढ़ी होती है तो उनके फेस के एक्सप्रेशन देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो तभी कहती है कि मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। तो इनका जो है थोड़ी बात समझने में थोड़ी मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वो हंसती हैं, थोड़ी सी लाइट बात करी है उन्होंने यहाँ पे। ओके, सो देखते हैं अनुवाद। श्रवण शक्ति के बिना एवलिन को बिना प्रयास किए संगीत बजाते देखने से विस्मय होता है। हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में उसने एक शब्द भी अनसुना नहीं किया। फिर एवलिन कहती हैं, झाड़ीदार दाढ़ी यानी बहुत ही ज्यादा बुशी बियर्ड वाले लोगों से मुझे थोड़ी कठिनाई होती है। उसने हंसकर कहा, केवल होठों को ही नहीं देखना होता है बल्कि सारा चेहरा देखना होता है, यानी मैं सारा चेहरा देखती हूँ, विशेषकर की आंखों को, स्पेशली दी आईज। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। फ्लॉलेसली का मतलब होता है बिना किसी, जो है ना, फ्लॉ का मतलब क्या होता है, कोई गलती होना, है ना, या कोई जो है प्रॉब्लम आना, कोई त्रुटि आना। तो शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, बिना किसी फ्लॉ के, बिना किसी गलती के, बिना हकलाए। शी यूज्ड टू स्पीक विद अ स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट का यहाँ पे मतलब होता है एक्सेंट, है ना, सबका अपना अपना एक्सेंट होता है। जैसे हम इंडियंस हैं, इंडिया में भी हर शहर का अपना एक्सेंट, दिल्ली वालों का अलग एक्सेंट, बिहार वालों का अलग, भोपाल वालों का अलग, राइट। तो लिल्ट का मतलब होता है एक्सेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड वो स्कॉटलैंड से थी तो स्कॉटिश उनका एक्सेंट था। इसका मतलब ये है, देखो, व्हेन शी वाज 8 और 11 प्रॉपरली, है ना, 11 तक उनकी हियरिंग पूरी चली गई थी। अब आप एक चीज सोचो, देखो बेटा, जो लोग सुन नहीं पाते हैं ना, तो अब क्या है, वो नहीं समझ पाएंगे कि सामने वाले क्या बोल रहे हैं, राइट। तो उसके बाद ये दिक्कत आती है बोलने में, क्योंकि जब कोई इंसान पूरा सुन नहीं पाता है ना, तो उसको रिप्लाई करने में वर्ड्स बोल, देखो आप अभी बोल रहे हो, अगर मैं बोल रही हूँ तो मुझे मेरे वर्ड सुनाई दे रहे हैं, राइट, तो मैं एफर्टलेसली बोल सकती हूँ। लेकिन सोचो आप बोल रहे हो, आपको वर्ड ही नहीं सुनाई दे रहे, तो कुछ ना कुछ हकलाते हैं, वर्ड फंबल हो जाते हैं। लेकिन एवलिन के साथ ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल ही फ्लॉलेसली बोलती थी अपने पूरे जो है स्कॉटिश एक्सेंट में। तो यहाँ पे एवलिन बताती हैं, वो कहती हैं, माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज। तो वो कहती है मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि जब तक मैं 11 साल की थी, मतलब मैं इतनी तो डेवलप थी, मैं 5th-6th स्टैंडर्ड में होंगी, तब तक जो है मैं सुन पाती थी, तभी मैंने जो है लोगों को बोलते हुए मैंने एक्सेंट इतना तो सीख लिया था, तो तभी जो है मैं अच्छे से बोल पाती हूँ, शी सेज। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। तो चलो ये तो ठीक था, उनको स्कॉटिश एक्सेंट आता था क्योंकि वो 11 तक सुन पाती थी, 11 ईयर्स तक सुन पाती थी, बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन उनकी इस बात से ये क्लियर नहीं होता है कि हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, मतलब उन्होंने 2 नई भाषाएं भी सीख ली थी। तो ये बात तो नहीं पता क्योंकि 11 साल तक तो उनको सिर्फ स्कॉटिश ही आती थी और अब तो वो सुन नहीं पाती, लेकिन उन्होंने फ्रेंच और जापानीज में भी मास्टरी कर ली थी। सो दैट इज अ बिग टैलेंट। और मैंने कहा ना, ये क्रेडिट नहीं लेती थी, ये डाउन टू अर्थ थी, तो इस बात को उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि आई एम इवन डिस्पाइट बीइंग डेफ मैंने मास्टर कर लिया लैंग्वेजेस, नहीं, मतलब कितनी डाउन टू अर्थ थी वो, उन्होंने ये लैंग्वेजेस भी मास्टर कर। देखो, लैंग्वेज सीखना इज नॉट कि आप सुन नहीं पा रहे हो, आप लैंग्वेज सीखोगे कैसे, आपको प्रोनाउंसिएशन कैसे आएगा कि कौन से वर्ड को क्या कहा जाता है, राइट। एंड तो उन्होंने फिर भी फ्रेंच और जापानीज मास्टर कर ली। ओके, सो लेट्स सी दी अनुवाद। वह स्कॉटलैंड के बोलने के ढंग से बिना त्रुटि के बोलती थी। फिर वो कहती है, मेरी भाषा साफ इसलिए है क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी, परंतु इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि उन्होंने फ्रेंच या जो है जापानी भाषा कैसे सीख ली, यानी शी वाज सुपर talented, she actually learned these 2 languages despite being deaf. Now moving on to the next paragraph, she says, as for music, she explained, तो वो अपने, देखो अब उनके मुंह से हम सुनते हैं कि वो एक्चुअली कैसे एक्सप्लेन करती हैं, वो म्यूजिक को कैसे समझ पाती थी। She explains, it pours in through every part of my body. वो कहती है म्यूजिक जो है मेरे शरीर के हर अंग में पोर होता है। पोर होने का मतलब क्या होता है, प्रवेश करता है, यानी अंदर आ जाता है, जैसे नहीं म्यूजिक को पूरी तरह से वो फील कर लेती हैं। It tingles in my skin, my cheek bones and even in my hair. तो वो कहती है it tingles, टिंगल का मतलब क्या होता है,
टिंगलिंग करते हो ना, गुदगुदी, है ना, छोटे भाई बहन को, बड़े भाई बहन को जो परेशान करने के लिए करते हो गुदगुदी, तो ऐसे 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 टिंगलिंग इफेक्ट आता है ना, जैसे जैसे आप कभी बहुत लाउड म्यूजिक सुनोगे या कुछ ऐसे टिंगलिंग इफेक्ट आता है। तो यहाँ कहती है म्यूजिक जो है मेरी पूरी स्किन में गुदगुदी सी में जाता है, एक वाइब्रेशन आती है। नॉट ओनली इन माई स्किन, मेरी चीक की यहाँ पे जो बोन्स होती हैं यहाँ भी, एंड इवन माई हेयर। अब आप हेयर सोचो, हेयर जो है, हेयर में यहाँ पे जो है आप सेंस नहीं कर पाते हो, है ना, पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं यहाँ पे, मतलब ऊपर तक होते हैं नीचे तक नहीं होते। यानी आप यहाँ पे हेयर कट करते हो, हेयर कट कराते हो तो दर्द होता है क्या, एक बाल कटा अरे बहुत दर्द हो रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पेन सेंस नहीं होता है। बट सोचो वो कहती हैं कि मैं अपने बालों में भी म्यूजिक को फील कर पाती हूँ, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, राइट। So when she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingers. तो वो कहती है देखो, जब ये जाइलोफोन, जैसे मैंने आपको बताया ये वुड वाला है ड्रम से, तो कहती है जब वो जाइलोफोन बजाती है ना, तो वो कहती है उसकी जो बीट्स हैं, उसका जो साउंड है वो उनकी फिंगर टिप, यानी ये जो उंगलियां हैं, फिंगर टिप पता है ना, उंगलियों की जो एंडिंग्स होती हैं, इनमें वो पूरे साउंड को जो है ऐसे चिपक जाता है और उसे फील कर पाती हैं, राइट। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो इनका कॉन्सेप्ट है म्यूजिक को समझने का। एंड हम सबको पता है वो यहाँ तक कैसे आए, क्योंकि उनके टीचर जो है उनकी लाइफ में बहुत बदलाव लेके आए, रॉन फॉर्ब्स, राइट। सो जहाँ तक संगीत की बात है, वह स्पष्ट करती हैं, ये मेरे शरीर के हर अंग से प्रवेश करता है, मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियाँ यानी माई चीक बोन्स और बालों में भी सनसनाहट पैदा करता है। जब वह जाइलोफोन बजाती हैं तो ध्वनि छड़ियों में से होकर उसकी उंगलियों के छोरों में प्रवेश करती हैं। By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. यानी वो कहती हैं जब ड्रम्स बजाती हैं, वो ड्रम्स सबको पता है ना, तो वो क्या करती हैं, वो ड्रम्स बजाते टाइम लीन करना। लीन करने का मतलब क्या होता है, किसी का सहारा लेना या किसी की तरफ जो है टिकना। जैसे अगर ये बोर्ड है, मैं ऐसे बोर्ड पे यूँ टिक गई तो मैं बोर्ड पे सहारा कर रही हूँ, लीन कर रही हूँ। तो वो कहती हैं जब वो ड्रम्स बजाती है ना, तो वो हल्का सा ड्रम्स की तरफ चिपक जाती हैं, उसे थोड़ा लीन करती हैं। उससे क्या होता है, वो जो ड्रम ठक ठक ऐसे बजते हैं ना, तो वाइब्रेशन निकलती है ड्रम से, तो वो कहती हैं उससे जो है मैं उसकी रेजोनेंस को फील कर सकती हूँ बॉडी में। रेजोनेंस क्या होता है, जैसे लहरें टाइप होती है ना, लहरें है ना, रेजोनेंस ऐसी वेव्स आती हैं, तो बोलती हैं वो वाइब्रेशंस की लहरें जो है मैं अपनी पूरी बॉडी में फील कर पाती हूँ। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. और ये बताती हैं कि जब भी वो परफॉर्म करती हैं तो यूजुअली जो प्लेटफॉर्म यानी नीचे जो फ्लोर रहता है, जब वो वुडन यानी लकड़ी का होता है, तो वो अपने जूते चप्पल जो भी पहने होते हैं ना वो उतार देती हैं। उससे क्या होगा, क्लियरली पता है, जब हम नंगे पैर रहते हैं, बेयर फुट, बेयर का मतलब होता है यहाँ पे नंगे पैर होना, तो जब नंगे पैर होते हैं ना तो उससे पूरा वाइब्रेशन, क्योंकि नीचे वुडन फ्लोर आपने कभी देखा हो ना, अगर आपके स्कूल के ऑडिटोरियम वगैरह में कहीं होता है ऐसा, वुडन फ्लोर रहता है ऑडिटोरियम का स्टेज, तो वहाँ पे जब ड्रम्स वगैरह बजते हैं तो वो फ्लोर हल्का सा वाइब्रेट करता है। तो वो कहती है मैं बेयर फुट नंगे पैर हो जाती हूँ ताकि मैं उन वाइब्रेशंस को मेरे पैर से होके जो है फील कर पाऊँ। तो देखो कैसे उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स अडॉप्ट की हैं टू हियर एंड फील म्यूजिक। सो डोलों का सहारा लेने से वह गूंज को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए अनुभव कर सकते हैं। लाइक अ लहर, लाइक अ रेजोनेंस वेव आती है। लकड़ी वाले स्टेज पे यानी वुडन स्टेज पर अपने जूते उतार देती हैं ताकि जो है जो वाइब्रेशन है, कंपन है, उसके पाँव में से होकर उनकी टांगों में आ जाए एंड वो उसे फील कर सकें। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा, यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ, नॉट स्टैंजा। बेसिकली अब उन्होंने अपनी बात बताई, अब हम देखते हैं कि उनको क्या क्या अचीवमेंट मिले हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। नॉट सरप्राइजिंगली यानी इसमें कोई भी आश्चर्य वाली बात तो नहीं है, क्योंकि इतनी टैलेंटेड है वो, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि वो जो है अपने श्रोतागण यानी अपनी ऑडियंस को जो है बिल्कुल ही मनोरंजित कर देती हैं। लोग बड़े ही इंटरेस्ट से जो है उनका म्यूजिक सुनते हैं, बहुत ही मज़ा आ जाता है पूरी ऑडियंस को। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। यहाँ पे इनके एक बहुत ही फेमस अवार्ड के बारे में बताया जाता है, बहुत ही बोलते हैं ना प्रसिद्ध अवार्ड होता है ये। कौन से ईयर में मिला था इनको? 1991 में दिया गया था। रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटीज होती है ना, तो इस सोसाइटी के द्वारा इन्हें दिया गया था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सोलोइस्ट यानी जो सोलो परफॉर्मर्स होते हैं, पूरे ईयर का जो है ना सबसे बेस्ट वो रही थी, तो उनको ये अवार्ड दिया गया था। ओके, सो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन अपने श्रोतागण का जो है भरपूर मनोरंजन करती हैं। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने
उस वर्ष का एकल वादनकर्ता का अपना प्रतिष्ठित जो है खिताब दिया था, राइट। सो सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड। अब एक मास्टर की तो हमने बात की थी जो इनके टीचर थे, जॉन फोर्ब्स, राइट, इनका नाम तो सबको याद है। अब यहाँ पे कहानी में एक और परकशनिस्ट आते हैं, यानी एक बहुत ही फेमस जो है परकशनिस्ट जिनका नाम है परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। ओके, तो ये क्या कहते हैं, ये वही लाइन है जो आपके लेसन के शुरुआत में थी, यानी पढ़ने से पहले पढ़ी थी हमने, याद है। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो यहाँ पे परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड, आपसे अगर आ भी जाए क्वेश्चन में कि ये लाइनें किसने कही थी, तो ये जेम्स ब्लेड ने कही थी। क्या कहा कि भगवान ने उसकी हियरिंग भले ही ले ली हो, लेकिन उसे वापस जो है दिया है लौटा के, बहुत ही बेहतरीन चीज़ दी है, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी, यानी जो हम सुनते हैं वो फील करती है और हमसे कहीं गुना ज़्यादा फील करती हैं, और इसी वजह से जो है वो म्यूजिक को इतनी अच्छी तरह से जो है एक्सप्रेस कर पाती है, दर्शा पाती है। ओके, तो बिकॉज हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट पैराग्राफ सेज एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कaholic। एवलिन अपने बारे में बताते हुए ये भी बताती हैं कि वो एक समथिंग ऑफ अ वर्कaholic है। हु इज अ वर्कaholic? वर्कaholic वो इंसान होता है जिसे काम करने का नशा होता है, राइट, कि जो बहुत मेहनती होता है, यानी सोने में और इन सब में चीज़ों में उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, काम करने में होता है ना। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई एम काइंड ऑफ वन ऑफ दोस्त कि कुछ दिन तक आपको काम नहीं होता ना, बेचैन हो जाते हो, राइट, कि अरे कुछ काम ही नहीं है करने को, या छुट्टियां आ गई बहुत दिन की, तो 2-3 दिन तो छुट्टी इंजॉय हो जाती है, लेकिन एक टाइम बाद इट्स लाइक नो आई वांट टू डू वर्क, राइट। सो एवलिन बेसिकली शी इज अ वर्कaholic, उन्हें काम का नशा है, राइट। फिर वो कहती हैं आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। तो यहाँ वो एक बात बताती हैं, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे तो काम करना पड़ता है ना, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। अब कहीं ना कहीं वो अपनी तारीफ नहीं करती है कभी, लेकिन उन्होंने बस एक बात बताई कि देखो मुझे मेहनत और काम तो करना ही पड़ता है क्योंकि मैं सुन नहीं पाती हूँ, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मुझे जो है बिल्कुल ही सब प्रिपेयर्ड मिल गया, मैंने मेहनत करी है और अभी भी मुझे जो है आई ऑफन हैव टू वर्क हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। हु आर क्लासिकल म्यूजिशियंस? द नॉर्मल म्यूजिशियंस हु कैन एक्चुअली हियर, राइट, जो लोग सुन सकते हैं, क्लासिकल म्यूजिशियन है, प्ले करते हैं, तो उनके यहाँ तो नेचुरली है, क्यों? क्योंकि उनको तो सुनाई देता है, बट इनको सुनाई नहीं देता है, तो इनको बोलते हैं ना थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो कहते हैं यार मेरे को थोड़ी मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ती है, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन उस रिवॉर्ड से जो उस मेहनत से मुझे जो फल मिलता है वो इनॉर्मस है। इनॉर्मस का यहाँ पे मतलब क्या होता है? बहुत ही बड़ा है ना। मुझे रिवॉर्ड मिलता है, मुझे खुशी मिलती है, लोगों द्वारा अप्रिसिएशन मिलता है। देखो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे खुशी की बात क्या होती है कि उसकी ऑडियंस जो है उसे प्यार करे, उसे समझ पाए, राइट। लाइक फॉर अ टीचर विल बी हैप्पी जब हमारे स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर समझ पाए, तो सेम है उसके लिए। शी सेड कि मानती हूँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बट जो रिवॉर्ड्स हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. So apart का मतलब क्या हुआ? Regular यानी जो normal वो concert करती हैं, उसके अलावा, apart यानी उसके अलावा एवलिन जो है फ्री कॉन्सर्ट देती है प्रिजन्स और हॉस्पिटल में, यानी जेल में, क्योंकि जेल में कैदियों के लिए एंड इवन अस्पतालों में जो पेशेंट्स रहते हैं, जो टीम रहती है, जो बड़ी उदास से रहते हैं, उनके लिए वो फ्री कॉन्सर्ट भी देती है। क्यों होते हैं फ्री कॉन्सर्ट्स? कि उनका भी जो है मन बना रहे, राइट। सो लेट्स सी दी अनुवाद। एवलिन ये स्वीकार करती है कि उसे काम का नशा है। वो कहती है मुझे परिश्रम करना ही होता है, प्रायः शास्त्रीय संगीतज्ञों से भी अधिक, यानी जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं उनसे ज्यादा, परंतु इसका फल भी व्यापक है। सामान्य संगीत सभाओं के अतिरिक्त एवलिन जो है जेलों व अस्पतालों में भी मुफ्त संगीत जो है वो भी करती हैं। सो मूविंग ऑन, she also gives high priority to classes for young musicians, यानी वो high priority किसे देती थी कि young musicians, जो यंग बच्चे होते हैं जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, यंग एज में होते हैं, उनको सिखाने में भी वो हाई प्रायोरिटी देती थी। क्यों? क्योंकि देखो हम कहते हैं जो यंग जनरेशन होती है दैट इज द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, राइट। तो अगर एक यंग एज में, एक सही एज में, जैसे एवलिन ने खुद को मोल्ड किया, अगर वो बाकी स्टूडेंट्स को भी जो है वो चीज़ सिखा पाए तो उनके लिए भी कितना जो है बेनिफिशियल रहेगा, राइट। देन एन रिचलन
ऑफ द बेथुवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज एन रिचलिन, यानी ये एक लेडी है जो कि किसकी हेड है, यानी वो इस फंड में है, इस फंड में या तो काम करती है या तो वो उनकी हेड है। एंड रिचलिन ऑफ द बेथुवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन। देखो हर एक जो कोई भी चीज़ होती है ना, फॉर एग्जांपल कोई डेफ चिल्ड्रन के लिए या ऐसे जो है ना फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं टू हेल्प पीपल आउट, राइट। तो ऐसे ही एक फंड है किसके लिए, डेफ चिल्ड्रन के लिए, बेथुवन फंड। तो उनकी जो है लेडी एन रिचलिन, वो कहती हैं She is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. यानी एवलिन जो है डेफ यानी बहरे बच्चों के लिए जो है एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा है। और बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि एवलिन ही है जो उन्हें भली बात ही समझ सकती है। उनकी प्रॉब्लम को, होता है ना, हम कहते तो हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, बट अनटिल एंड अनलेस हम सामने वाले की जगह पे ना हो, है ना, तो हमें वो प्रॉब्लम पूरी तरह से समझ नहीं आती। बट एवलिन शी हरसेल्फ वाज डेफ। तो यहाँ पे एन रिचलिन तभी कहती हैं कि हमारा जो ये पूरा फंड है, इसमें जो है ना एवलिन का बहुत ही इंस्पायरिंग रोल है। वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है सभी बच्चों के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, इनको बड़ा ही डीमोटिवेट कर दिया जाता है कि आपके लिए एक अलग स्पेशल स्कूल है, तो कहीं ना कहीं आपकी कैपेबिलिटी जो है ना एक लिमिट तक हो जाती है कि आपकी ये लिमिट है, इससे बाहर आप नहीं काम कर सकते क्योंकि आप सुन नहीं सकते हैं। तो एवलिन उस चीज को पूरा उल्टा प्रूव करती है। दे सी दैट, यहाँ दे किसके लिए कहा गया है, डेफ चिल्ड्रन, यानी वो जो डेफ बच्चे हैं उनको लिए कहा गया है कि अब जो है वो इतने मोटिवेटेड हो गए हैं कि वो देखते हैं ऐसी कोई जगह नहीं है, यानी जगह का यहाँ से मतलब है ऐसा कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई करियर नहीं है जो वो नहीं परस्यू कर सकते। यानी अपनी लगन से, अपने डेडिकेशन से, जिस तरह एवलिन ने डेफ होते हुए भी म्यूजिक में जो है अपना करियर बनाया, ऐसे ही उस पर्टिकुलर फंड का हर बच्चा जो भी करना चाहता है वो वहां तक पहुंच सकता है, राइट। तो एवलिन देखो यंग म्यूजिशियंस को सिखाती थी एंड कितने हजारों लोगों को जो है उन्होंने इतना इंस्पायर किया। अनुवाद देखते हैं। वह युवा संगीतकारों की कक्षाओं को भी अधिक महत्व देती हैं। बेथुवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती हैं, वह बहरे बच्चों के लिए उज्जवल प्रेरणा है। वे देखते हैं कि कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसे वे प्राप्त नहीं कर सकते। एंड जीवन में मुझे लगता है ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है जब आप किसी भी ऐसी पोजीशन पे हो जहां आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो टू डू गुड। आई थिंक इससे और बड़ी कोई बात नहीं होती है जो कि एवलिन ने अचीव कर ली है। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ इट सेज, Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. Now this is an interesting paragraph. यहाँ पे कहते हैं एवलिन ग्लीनी ने accomplish यानी क्या जो है उन्होंने हासिल किया है या फिर प्राप्त किया है, ठीक है। तो एवलिन ग्लीनी ने ऑलरेडी वो प्राप्त कर लिया है, जो कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसकी उम्र के 2 गुने होंगे, है ना, यानी ट्वाइस हर एज, यानी जो इतनी एज की उम्र हो जाते हैं, जो इतने मैच्योर हो जाते हैं, उनसे कई ज्यादा जो है एवलिन ने अपनी यंग एज में अचीव कर लिया है अपने इतनी सिंसियरिटी की वजह से। तो देखो इस एज में 17 एज हम कितना जो है वर्ल्डली लाइफ में घुस जाते हैं, पूरे टाइम हमें जो है सिंसियरिटी बिल्कुल चली जाती है कि यही तो हमारे मजे कब करेंगे, तो आधा टाइम मजे में निकल जाता है। लेकिन एवलिन इतना स्मार्टली वर्क किया, उन्होंने अपने करियर को, अपने पैशन को टाइम दिया, क्योंकि जब उन्होंने वो बेस फॉर्म कर लिया ना, देखो किसी भी चीज की इमारत के लिए भी कहते हैं ना, अगर जो नींव मजबूत होती है, कोई भी पेड़ होता है इसकी जड़ें मजबूत होती हैं, सो द ट्री इज अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली उन्होंने ये एज, टीनेज जिसे कहते हैं, बहुत ही क्रूशियल एज है, तो यहाँ पे उन्होंने खुद को मोल्ड कर लिया, तभी देखो वो उनसे दुगनी एज वाले लोगों से भी ज्यादा जो है अपने जीवन में प्राप्त कर चुकी हैं। नेक्स्ट जो लाइन है, इट सेज शी हैज बॉट परक्यूशन। परक्यूशन क्या होता है, ये जो बताया था ना मैंने आपको क्लियरली, वो यंत्र जिनको जो है आप ऐसे बीट करके बजा सकते हो, है ना, जो उस पर ऐसे हाथ मारते हैं, या ड्रम्स से आप बजा सकते हो, राइट, कोई भी स्टिक से बजा सकते हो। तो परक्यूशन जो होता है ना, परक्यूशन, अब आपने एक चीज कभी अगर ऑब्जर्व की हो, तो आपने अगर बैंड्स वगैरह देखे हो, बैंड होता है ना, म्यूजिक बैंड्स, ऑर्केस्ट्रास, तो उसमें जनरली क्या होता था कि सिंगर जो है बहुत आगे रहते थे, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स आगे रहते थे, और ड्रम वाले जो होते थे, परक्यूशन यानी तबला हो गया, ये सब हो गए, सबसे पीछे रहते थे, राइट, ये बहुत पीछे, दिखता ही नहीं था कि कहाँ ड्रम बज रहा है, क्या हो रहा है, राइट, आगे जो है दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स वाले रहते थे। लेकिन इनकी जो कला है, इनका जो डेडिकेशन है, उसकी वजह से इन्होंने परक्यूशन ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में ले आई, यानी
इन म्यूजिशियंस को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा। यानी पहले जो ना ड्रमर्स और इनको बहुत ही साइडलाइन माना जाता था, क्योंकि पीछे की बीट आ रही है वो तो बचती रह रही है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस जो है अब एवलिन की बात जो है लोगों को रियलाइज होने लगा। इसलिए जो है देखो उन्होंने अपने जिस यंत्र को वो प्रैक्टिस करती हैं उसके लिए भी कितना उन्होंने उद्धार किया है ना, कितना बढ़ावा किया है, कितना आगे ले गई हैं वो इस फील्ड को। सो शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और ये दर्शाया कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है बीट्स बज रही हैं, इन बीट्स से भी लोग जो है कितना मूव हो सकते हैं, मूव इन द सेंस उनको कितना अफेक्ट हो सकता है, कितना फील कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। यानी म्यूजिक इज नॉट ओनली लिमिटेड टू कि हम गा रहे हैं या एक दो गिटार हो गया, इन ड्रम्स से, इन परकशन वाले इंस्ट्रूमेंट से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। एंड आज जो आप देखते होंगे जो तबला प्लेयर्स होते हैं, ये होते हैं, उनके अकेले की ही परफॉर्मेंस से ही ना ऐसा लगता है समा बन जाता है, पूरा क्राउड एंजॉय करता है। इज़न्ट इट लाइक? मुझे तो पर्सनली ड्रम्स तो बहुत पसंद है, राइट? व्हेन यू लिसन टू ड्रम्स दे हैव सच इंटरेस्टिंग बीट्स। तो ये जो है कहीं ना कहीं एवलिन का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। एवलिन ग्लेनी अपने आयु से दुगने बड़े बहुत से लोगों से अधिक सफलता प्राप्त कर चुकी हैं। उसने ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा में अग्रणी स्थान दिलाया है और यह प्रदर्शित किया है कि यह भी बहुत प्रभावशाली हो सकता है। So she has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, then I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. So आखिरी पैराग्राफ ये कहता है कि बहुत सही बात है, उन्होंने बहुत बड़ी प्रेरणा दी है हैंडीकैप्ड लोगों को, यानी ऐसे लोगों को जो विकलांग होते हैं किसी भी तरीके से, नॉट ओनली डेफ, लेकिन कोई भी अगर किसी में डिसेबिलिटी होती है, किसी में किसी चीज़ की क्षमता नहीं होती है, तो उनके लिए एवलिन एक बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना चलती फिरती इंस्पिरेशन है वो। क्योंकि लोग आप कभी भी हमेशा देखो, आपके इंस्पिरेशन को देख के आप यही कहते हो ना, यार अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, इफ़ शी कैन डू इट देन आई कैन। तो मोटिवेशन मिलता है ना अपनी लाइफ में। आप कभी भी किसी को रोल मॉडल बनाते हो अपने, तो आप देखो कि अगर वो ये कर सकते हैं, उनमें एक क्षमता है, सो यू कैन ऑल्सो डू इट, राइट? ताकि आप मोटिवेटेड रहोगे लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, अब ये इंस्पिरेशन नहीं होगा बहुत बड़े लोग भी हों, आपके आसपास आपके दोस्त हो गए, आपकी मम्मी हो गए, पापा हो गए, कितने सारे लोग हैं हमारे जीवन में। ज़रूरी थोड़ी ना उनको सेलिब्रिटी होना हो, सेलिब्रिटी तो चॉइस से होता है लोग, लेकिन आम लोग चलते फिरते आपके आसपास, आपके पेरेंट्स, टीचर्स कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेशन रह सकते हैं, राइट? सो तभी जो है लोग उसे देख के कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट देन आई कैन, अगर वो कर सकती हैं तो हम भी। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर्स टू अ लॉट ऑफ पीपल। और उससे बढ़ के ये बात है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी हैं हज़ारों करोड़ों लोगों को अपने संगीत से, जो इतना मतलब ना अलग लेवल पे वो म्यूज़िक को फील कर पाती हैं। तो उससे उन्होंने, बिकॉज म्यूज़िक, मैं मानती हूँ म्यूज़िक इज़ लाइक मेडिटेशन, है ना? म्यूज़िक भी एक अलग टाइप की थेरेपी होती है कि हम भी कभी जीवन में परेशान होते हैं या कुछ समझ नहीं आता है तो कैसे म्यूजिक चला देते हैं एंड पूरा जो है एक मूड और माहौल बदल जाता है। इज़न्ट इट? म्यूजिक इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो वैसे ही उन्होंने इस म्यूजिक से जो है हज़ारों लोगों को बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायर किया है और खुशियाँ दी हैं, राइट? सो एक बार अनुवाद देख लेते हैं। उसने उन विकलांग लोगों की प्रेरणा दी है जो उसे देखकर कहते हैं कि यदि वह ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और सबसे बढ़कर बात यह है कि उसने लाखों लोगों का मनोरंजन किया है। लोगों को एंटरटेन करना एक बहुत ही बड़ा जो है ना अच्छा काम होता है, राइट? उनकी वजह से लोग खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। सो ये है हमारी एवलिन ग्लीनी की बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी अच्छा जो है मैसेज मिला होगा यहाँ से। सो दिस वॉज द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। पार्ट 1 कंप्लीट होता है, पार्ट 2 हम जो है आगे नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।